हो गया। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम उन सर्किट के लिए है जहां हम देखेंगे कि सर्किट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, कई सेल हैं और कई ब्रांचेज हैं, लूप्स हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, बहुत सारे लूप्स हैं और जिसमें बहुत सेल्स हैं, बहुत प्रतिरोध है। तो ऐसे सर्किट के लिए किरचॉफ ने तो उसका पहला नियम किरचॉफ का तो ये था कि करंट के बारे में, धारा के बारे में, कि किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु या जंक्शन, ये बिंदु के जंक्शन जहां पर कई तार आकर मिलते हैं, तो इस जंक्शन पर जंक्शन ए है, जंक्शन ए, इस जंक्शन ए पर यह है ए, जंक्शन ए पर हमको ऐसे भी लगता है देखने में, या हम सोच भी सकते हैं कि यहाँ पर कोई धारा जो करंट फ्लो कर रही है, करंट मान लीजिए पानी की धारा है, तो यहाँ पर कोई पानी की धारा या करंट की धारा रुक नहीं रही है, यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं हो रहा है। इसलिए शायद यही किरचॉफ ने भी सोचा हो। तो किरचॉफ ने ये कहा कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी सर्किट में जंक्शन पर जो टोटल करंट है वो 0 के बराबर होगा। और टोटल जब कहते हैं तो उसमें उसकी दिशा भी शामिल है। जैसे इसकी दिशा कहाँ है, जंक्शन की ओर, इसकी दिशा कहाँ है, जंक्शन की ओर, इसकी दिशा कहाँ है, जंक्शन से बाहर। तो एक को जो जंक्शन की ओर जा रहा है, मान लीजिए उसको हम प्लस रखते हैं, तो जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको माइनस रखेंगे, या इसके उल्टा कि जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको प्लस रखें, जो जंक्शन की ओर आ रहा है उसको माइनस रखें, एक ही बात है। तो ये कहता है कि टोटल करंट I जो है 1 से n तक है, इज 0 एट ए जंक्शन। एट ए जंक्शन, यहाँ ये कहना बहुत जरूरी है, जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और वो इसलिए 0 होगी कि हम पॉइंट पर चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे या करंट को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसा देखने में लगता है। इसलिए इसको हम कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम, जो किसी भी जंक्शन पर, किसी भी सर्किट में टोटल करंट के बारे में बताते हैं। ये क्या है? जैसे मान लीजिए कोई जंक्शन ए है, इसमें ये करंट इधर होगी या इधर होगी, ये पूछा जा रहा है। आप किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करने के बाद किरचॉफ के नियम को हमको बताना है कि ये इसकी धारा, इसकी दिशा इधर होगी या इधर। तो हमको क्या दिख रहा है, हम लिख सकते हैं, इसका यूज करिए। तो मान लीजिए बाहर जाने वाले को हम प्लस करते हैं, बाहर जाने वाले को प्लस करते हैं, तो 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, ये अंदर जा रहा है, इसको माइनस कर दिया, माइनस 4 एम्पियर। इसको अब हम नहीं जानते हैं क्या करना है, इसकी दिशा भी नहीं मालूम है, लेकिन इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये भी इधर ही होना चाहिए, क्योंकि ये 4 जो है इन दोनों से ज्यादा है। तो यहाँ पर I लिख दें, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो I का वैल्यू कितना होगा, 4 माइनस 3 1 एम्पियर, प्लस 1 एम्पियर। तो प्लस हम किसके लिए ले रहे हैं, बाहर जाने वाले के लिए, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी, बाहर होगी, और कितना होगा, 1 एम्पियर। तो इस तरह से किसी भी जंक्शन पर हम करंट कर सकते हैं। और इससे ये भी हमको पता चल सकता है, जैसे ये इधर से करंट जा रही है, मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का है,
ये जो हम बता रहे हैं ये आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत काम की चीज है। हमारे दिमाग है, ये भी मालूम है, इसलिए जो इसमें करंट फ्लो होगी दोनों बराबर ही होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए 10 यहाँ पर है तो यहाँ कितना होगा, कितना होगा, दोनों बराबर होंगे तो ये भी 5 एम्पियर हो जाएगा, ये भी 5 एम्पियर आसानी से निकाल लिए। किसकी सहायता से निकाल लिए, पहले नियम के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो बड़ा यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। और हम आपको एक काम दे रहे हैं कि इसको आप कर सकते हैं। ये 5 एम्पियर है, इसमें यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है। इसमें कितनी करंट जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी, ये इसको करिए, इसको निकाल के बताइए। किरचॉफ का भी नियम इस्तेमाल करिएगा और ओम का भी नियम, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना होगा ये करना है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम किरचॉफ का ये है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। ये किसके बारे में था, करंट के बारे में, और ये किसके बारे में है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस। और किसके पोटेंशियल, कोई लूप है, लूप का मतलब क्या है, क्लोज सर्किट। जैसे ये है, यहां से शुरू करें, ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है, इसको या तो क्लोज सर्किट कहेंगे या क्लोज लूप कहेंगे। ये भी एक क्लोज लूप है। और एक तीसरा और है, ये बड़ा वाला, ये भी एक क्लोज लूप है। तो इसमें 3 क्लोज लूप हो गए। तो ऐसे क्लोज लूप के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम है, और वो क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 के बराबर होता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि VI समेशन I के ऊपर है इज इक्वल टू 0। इससे फिर दिशा का ध्यान रखा गया है, प्लस माइनस का ध्यान रखा गया है। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो वोल्टेज होगा इधर, प्लस हो सकता है, इधर है तो दूसरा होगा। जैसे इस लूप में क्या है, करंट है I, ये करंट इधर बह रही है, ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। I करंट बह रही है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये I यहाँ जाकर के I2 हो जा रहा है। तो I2 इस लूप को लें, छोटे वाले I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, ये क्या है, वोल्टेज है -V बराबर 0। फिर अगर हम इसको लेते हैं बड़े वाले को, इस बड़े वाले को ले लें तो क्या होगा, I1 R1 -V इक्वल टू 0। एक तीसरा लूप ले लें, ये ले लें, इधर है करंट ऐसे, इधर है करंट ऐसे, इधर है करंट ऐसे, इधर भी है ऐसे। तो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। इसमें क्या लिखेंगे, I1 R1 माइनस I2 R2 इज 0। I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई पोटेंशियल है नहीं, तो इसलिए हम इस को लेकर के 3 लूप ले सकते हैं, 1 2 बड़ा वाला, और तीनों के लिए एक एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये तो हमने बहुत सिंपल लिखा सर्किट। इसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकते हैं, जहां हम टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन लूप इज ऑलवेज 0, जहां हम डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे तो पोटेंशियल की दिशा क्या है।
ये तो हमने एक ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लिया था। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो जो करना है आपको, इसके साथ साथ अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। किरचॉफ के लॉ का यूज करके हमारे पास 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें पहला है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन किसी का नाम है, ये गेहूं और ये वो नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके बनाने का मतलब ये है कि रियोस्टेट है, इससे हम करंट ज्यादा अधिक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो वैल्यू चीज वेरिएबल है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं इसके वैल्यू को। यहाँ पर है पोटेंशियल V, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, और ये इसी को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें ये ब्रिज जैसा है। और इस ब्रिज में हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक R1 रजिस्टर है, R2 है, R3 है, R4 है। ये 4 भुजाएं हैं, ये बीच में ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। एक सेल से हम लोग इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पर ये I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया, फिर यहाँ पर ये I4 हो गया, यहाँ फिर I3 हो गया, और ये सब यहाँ मिल करके I3, I4, फिर यहाँ I हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये जो बैलेंस हो जाए, बैलेंस का मतलब R1, R2, R3, R4 का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब है कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो नहीं हो रही, तभी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई भी करंट नहीं। तो हम R1, R2 को, R3, R4 को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इसमें कोई करंट न फ्लो हो, या गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन न, इसलिए इसमें करंट फ्लो हो गया 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि माइनस I1 R1 प्लस 0 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। ये वाला लेते हैं, ये I1 R1 इसमें कुछ नहीं है, 0 कर दिया, फिर इसे माइनस I2 R2 0। फिर हम इसको भी ले सकते हैं, इसको पहली बार इस लूप को लिया, दूसरी बार इस लूप को ले रहे हैं। तो क्योंकि इसमें करंट क्या है, मान लो IG है, IG कितना है 0, IG 0 है। फिर हम दूसरे वाले को ले रहे हैं I2 R2 प्लस 0 माइनस I1 R3। ये I3 I1 के ही बराबर होगा, I3 बराबर I1, ये I4 किसके बराबर होगा, I2 के। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोगों के पास होगा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐसे कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा I1 I2 R2 R1, और या तो I1 I2
बराबर R4 R3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि R2 बाई R1 to R4 बाई, यही व्हीटस्टोन ब्रिज, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम बैलेंस पॉइंट जब ले आएंगे तो R1 R2 और R3 R4 का जो रेशियो है वो बराबर होगा। इस तरह से हम किसी भी प्रतिरोध को मालूम कर सकते हैं। अगर 3 प्रतिरोध मालूम है, नोन नोन नोन, और अगर ये अननोन है तो इसको हम मालूम कर सकते हैं, या अगर ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, तो हम इसको मालूम कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी अननोन प्रतिरोध का वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद एक दूसरा और है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ये सब आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। इसमें क्या है, एक तार है, यही है मीटर ब्रिज। एक पूरा 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर लंबा तार है। इससे एक जुड़ा हुआ एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये R3 लिख सकते हैं, ये R4 है। तो हम फिर ये बैलेंस निकालेंगे, इसमें गलमीटर लगा, कहाँ बैलेंस आ रहा है, तो ये हुआ R1, ये हुआ R2। यहाँ पर इसको हम इधर उधर करते जाएंगे तार के ऊपर, जहां बैलेंस मालूम होगा। बैलेंस का मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो हम बिल्कुल यही हो गया कि नहीं, ये R1, ये R2, ये R3, R4। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1 R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। किस हालत में, जब IG इज 0, जब IG 0, इसमें कोई बैलेंस नहीं। तो हमको इसको घुमाते घुमाते ऐसी जगह पर ले आना है, और इसकी लंबाई ही इसका प्रतिरोध है, क्योंकि उससे प्रोपोर्शनल है। तो हम इस R1 R2 को क्या लिख देंगे, L1 बाई L2। ये है, मान लो L1, ये है L2। क्यों कि इसका प्रतिरोध, लंबाई, एरिया क्रॉस सेक्शन वही है, मटेरियल वही है, इसलिए ये इक्वल टू R3 बाई R4। तो इसकी सहायता से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और इसलिए मीटर ब्रिज इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रतिरोध कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे लुप्स जहाँ की आपको दिखाई दे कि बीच वाले से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जैसे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। और अगर इसमें करंट 0 हो जाए, इसमें या यहाँ भी हो सकता है, इसमें करंट अगर 0 हो जाए, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दें, इसको हम भूल जाएंगे, और फिर हम इसको साधारण तरीके से निकाल लेंगे। इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, इसको निकालना मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर ये तीनों पैरेलल। ये अगर इस तरह से लगा हुआ है, इसको हम हटा दें, ऐसे है ये, तो फिर क्या है, इसमें अगर करंट फ्लो ना करे तो वैसे निकालना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें कोई करंट ना फ्लो करे तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, या इसको ऐसा समझेंगे कि ये है ही नहीं, कोई प्रतिरोध है ही नहीं। और इस तरह से R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 करके हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, देखा ना कितनी देर हुआ। समय कुछ मालूम हो रहा है तो हटा दो, कर दो।